हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यह लेक्चर इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। आइए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कुछ रिफॉर्म्स जो इंडिपेंडेंस के बाद लिए गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे प्रोग्राम्स इन 1980s एंड 1990s, फिर पढ़ेंगे हम भूदान और ग्रामदान के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स, एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रॉब्लम्स ड्यू टू सब्सिडीज एंड अदर सपोर्ट्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और लास्ट में देखेंगे आज के लेक्चर में बेस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है उसका पेस, उसका स्पीड जो है हमारे देश में बहुत कम रहा है, और इसका जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि तकनीकी विकास जो है हमारे देश में इतना नहीं हुआ कि हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ही पेस के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ कर सकें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। स्पेशली जो है इरिगेशन के सोर्सेज डेवलप किए गए हैं हमारे देश में, जैसे कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना, कैनाल्स यानी बांध बनाना और नहरें तैयार करना। तो ये सब काम हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे किसान आज भी जो है मानसून के ऊपर, यानी कि पानी के लिए वर्षा के ऊपर जो मानसून के समय होता है, और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, इन दोनों के ऊपर जो है एग्रीकल्चर के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। और यह हमारे देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज क्यों है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए? ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश की लगभग 50% आबादी, 50% पॉपुलेशन आज भी अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीविका के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसलिए दोस्तों टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिला हमें, उसके बाद से हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। स्पेशली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एडॉप्ट किया गया था। 5 ईयर प्लान क्या था कि आपको पता होगा कि पहले जो है गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा 5-5 साल का प्लान बनाया जाता था, 5 ईयर्स प्लान जिसको हम बोलते थे। इसमें क्या किया जाता था कि हर 5 साल का, अगले 5 साल का एक प्लान तय किया जाता था कि हमें किस सेक्टर में क्या काम करने हैं। तो जो पहला 5 ईयर प्लान था, जो 1951 में स्टार्ट किया गया था, उस 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी दी गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इस 5 ईयर के अंतर्गत हमको जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करना है। तो इस 5 ईयर प्लान के तहत बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लेकिन रिफॉर्म्स तो किए गए, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था, जो उसका लागू किया जाना था, वो बहुत ही कम हुआ, या तो बहुत कम हुआ या तो लगभग नहीं के बराबर हुआ। कुछ रिफॉर्म्स हुए जैसे कि कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का क्या मतलब है दोस्तों? मान लीजिए कि ये एक एरिया है जहाँ पे कई किसानों की ज़मीन है, ठीक है, ये किसान A B C D जो भी है, बहुत सारे किसान हैं, उनकी ज़मीन है। अब हर किसान अपने अपने ज़मीन पे खेती कर रहा है, लेकिन कलेक्टिवाइजेशन में हम क्या करते हैं कि सभी किसानों की ज़मीन को एक में मिला करके और सब मिल करके खेती करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने की संभावना रहती है। तो ये एक रिफॉर्म किया गया, कलेक्टिवाइजेशन जिसे हम कहते हैं। दूसरा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये एक किसान ए है जिसकी ज़मीन है, और ये भी एक किसान ए की ज़मीन है। तो किसान ए जो है, कुछ भी उसका नाम हम कह सकते हैं XYZ, उसकी एक ज़मीन यहाँ पे है, दूसरी ज़मीन जो है, एक ज़मीन यहाँ पे और दूसरी ज़मीन यहाँ पे है। अब इसमें क्या है, इसको खेती करने में प्रॉब्लम होगी। एक छोटा सा खेत यहाँ पे है, एक छोटा सा खेत जो है यहाँ पे है। तो इससे अच्छा है कि इसकी ज़मीन जो है, दोनों ज़मीन जो है एक पास कर दी जाए। तो ये ज़मीन इससे ले करके और इसके बदले में इसको एक ज़मीन यहाँ पे दे दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो ये भी किया गया ताकि एक किसान के पास जितनी ज़मीन है वो एक जगह हो, ताकि वो बड़े स्केल पे खेती कर सके। तीसरा जो स्टेप था वो था कोऑपरेशन का। कोऑपरेशन का क्या मतलब है दोस्तों? मैंने पहले भी डिस्कस किया है। कोऑपरेशन जो है इसमें होता है कि जो भी हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो प्राइमरी सेक्टर हुआ। जैसे मान लो कि हम गेहूँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट का, तो वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ। और वीट से जो है फ्लोर बनेगा, आटा बनेगा, ठीक है, उसके बाद से जो है ब्रेड बनता है। तो ये सब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, और उसके बाद से जो बेचा जाएगा उसको। तो ये सब काम हो रहे हैं। अब कोऑपरेशन में क्या करते हैं कि सब मिल करके काम करें और जो बेनिफिट्स होगा आपस में शेयर कर लें। तो ये भी एक रिफॉर्म किया गया, इसका प्रयास किया गया, लेकिन ये भी जो है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया।
एक बहुत ही मेजर जो स्टेप लिया गया वो था एबोलिशन ऑफ जमींदारी, यानी कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और पूरे गांव के गांव उसके पास है और बहुत सारे लोग जो है उसके कंट्रोल में रह करके उसकी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं। एक तरीके से खेती नहीं करे कहे तो मजदूरी कर रहे हैं उसके खेत पे। तो ये जो जमींदारी सिस्टम थी इसको ख़त्म किया गया दोस्तों आज़ादी के बाद। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। जो फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर उसमें दिया गया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी HYV सीड्स एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मेथड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत क्या किया गया कि जो सीड्स की क्वालिटी थी उसको चेंज किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया जाने लगा और फर्टिलाइजर्स का और इरिगेशन मेथड्स को जो है चेंज किया गया। फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो बढ़ा दिया गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। तो इसको बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें क्या किया, HYV सीड्स किया यूज़ किया गया और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा और इरिगेशन मेथड जो है चेंज किया गया। वाइट रिवॉल्यूशन उसके बाद से आया। वाइट रिवॉल्यूशन क्या था? जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ग्रीनरी के लिए यानी कि जो है पेड़ पौधों के लिए यानी कि हम कहें तो फसल के क्षेत्र में किया गया, क्रॉप्स के फील्ड में किया गया। वैसे ही वाइट रिवॉल्यूशन जो है डेयरी इंडस्ट्री में किया गया यानी कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों कि बहुत सारे जो है कोऑपरेटिव्स डेवलप किए गए। कोऑपरेटिव्स मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो भी व्यक्ति है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उस इंडस्ट्री के, वो सभी मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम डेयरी इंडस्ट्री में अगर कोऑपरेशन की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, एक व्यक्ति है जो गाय पालता है, भैंस पालता है जिससे दूध मिलेगा, फिर एक व्यक्ति है जो उसको पॉस्चराइज करता है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर बेचना है। तो ये सारे लोग जितने लोग हैं सब मिल करके काम करते हैं और जो बेनिफिट्स होता है वो अपने हिसाब से वो शेयर कर लेते हैं। तो ये कोऑपरेशन की सिस्टम जो है, जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, ये शुरू किया गया डेयरी इंडस्ट्री में। और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, स्पेशली जो है जो पुअर फार्मर्स है, जो गरीब किसान हैं, उनको इससे जो है फ़ायदा मिले। और इसको दोस्तों हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अनदर नाम ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन। तो या क्या रहेगा इसका नाम? ऑपरेशन फ्लड। तो ये शुरू किया गया दोस्तों। और इंडिया में किसको श्रेय दिया जाता है वाइट रिवॉल्यूशन शुरू करने का? वो दिया जाता है इस व्यक्ति को। इनका नाम क्या है? इनका नाम है वर्गीस कुरियन। ये नाम याद रखिएगा। इनके बगल में कौन है? ये थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये था व्हाइट रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको बोलते हैं इंडिया में? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर मैंने बता दिया, वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर इंडिया में किसे कहा जाता है। अब ये जो दो प्रोग्राम्स थे, ये वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये ऐसे प्रोग्राम्स थे जिसका इम्पैक्ट हुआ, जिसका असर हुआ, लेकिन इसका असर पूरे देश के अंदर नहीं हुआ। एक खास जगह पे, खास एरिया में इसका जो है सिर्फ असर पड़ा। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमको इम्प्लीमेंट करने थे जिसका असर पूरे देश में हो, जिसका फ़ायदा पूरे देश के किसानों को मिले। तो इसलिए 1980s और 1990s के दौर में बहुत सारे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए। ये कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, यानी कि एक ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए जो बहुत ही विस्तृत एरिया में जो है वो असर दिखाएं और इसका जो है असर जो है बहुत ज़्यादा किसानों के ऊपर हो। इसके तहत हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों टाइप के रिफॉर्म्स किए। इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई जो मिल करके काम करें और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें। टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेकर के आया गया। तो कम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों टाइप्स के रिफॉर्म किए गए। इसमें क्या किया गया? जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आप कह सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई किसान फसल उगाता है तो किसान के पास बहुत ज़्यादा मुनाफा तो होता नहीं है। एक किसान फसल उगा रहा है, वो मान लीजिए कर्ज लेकर के फसल उगा रहा है और बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो फिर वो भरपाई कहाँ से कर पाएगा? तो वो क्या होता है, उस प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो उसके क्रॉप को इंश्योरेंस करना शुरू किया गया, यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस शुरू किया गया, उसके फसल की बीमा शुरू की गई। तो कोई भी किसान अगर फसल उगाता है, ड्रॉट आ जाता है यानी सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, साइक्लोन हो गया, फायर हो गया यानी कि आग लग गई, कोई बीमारी आ गई फसल की और उसकी फसल ख़राब हो गई, तो फसल का अगर बीमा है तो वो जितना भी उसका नुकसान हो रहा है वो उसका मुआवजा उसको मिल जाएगा, तो उसको नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं सहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या की गई? बहुत सारे ग्रामीण बैंक्स, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और भी कुछ बैंक्स जो है इस्टेब्लिश किए गए। किस लिए? ताकि किसानों को बहुत ही लो इंटरेस्ट पे यानी कि बहुत ही कम ब्याज दर पे उनको लोन मिल सके ताकि वो खेती अच्छे से कर सकें। इसके अलावा
किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम किसानों के लिए शुरू किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, खेती करना चाहता है, पैसे नहीं है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो बैंक से कर्ज ले सकता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो किसानों के फायदे के लिए शुरू किया गया। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर स्टेप लिया गया, वो था रेडियो और टेलीविज़न पे किसानों के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स लेकर के आना, जैसे वेदर बुलेटिन्स यानी कि मौसम के बारे में जानकारी देना, ताकि किसान मौसम के बारे में अगर पहले से जान रहा होगा तो वो अच्छे से खेती कर सकता है। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स टेलीविज़न पे, जैसे आपने देखा होगा अब कि रेडियो पे टेलीविज़न पे बहुत सारे शाम को प्रोग्राम्स आते थे, जैसे किसान भाइयों का कार्यक्रम, इस तरीके से कृषिवाड़ी एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे। तो ये सब प्रोग्राम शुरू किए गए। उसका मेन पर्पस यही था कि किसानों को खेती के बारे में जानकारी हो, उनको मौसम के बारे में जानकारी दिया जाए, फसलों के बारे में जानकारी दिया जाए, कौन से खाद यूज करना है, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज करना है, किस तरीके के बीज यूज करने हैं। तो इसके बारे में जब जानकारी होगा तो किसान अच्छे से जो है वो खेती कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मेजर स्टेप लेना शुरू किया, वो था एमएसपी डिक्लेयर करना। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसान खेती करने जा रहा है, तो उसको हम खेती करने से पहले ही अगर हम बता दें कि इस साल गेहूं हम इस रेट पे खरीदेंगे, चावल इस रेट पे खरीदेंगे, दाल इस रेट पे खरीदेंगे, कोई भी रेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से बता दे, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि अगर मान लीजिए किसान को पता चल गया कि हम इस साल गेहूँ उगाएंगे और अगर मार्केट में उसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने जो रेट बताया है अगर वो अच्छी रेट है, अगर उसको लग रहा है, तो गेहूँ उगाएगा। और उसके बाद से जो है वो गेहूं अगर कहीं नहीं बिक रहा है अच्छे मूल्य पे, तो गवर्नमेंट को ले जा करके गवर्नमेंट ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताया है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बताया है, तो उस रेट पे गवर्नमेंट उससे वो अनाज खरीद लेती है। तो इससे किसानों को इस बात का डर नहीं रहता है कि हमारा गेहूँ या चावल जो भी हमने अनाज उगाया है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। एक और रेट होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। ये क्या होता है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जनरली नहीं हमेशा जो है एमएसपी जो है वो फसल उगाने से पहले बताया जाता है, और जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होती हैं वो जो है फसल उगाने के बाद, जब फसल हो गई उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस जो है वो डिक्लेयर करती है। तो इसका जो मेन पर्पज़ था, उसका मेन पर्पज़ था कि जो मिडिल मैन है, जो बिचौलिए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। होता क्या था कि किसान जो है उसने फसल उगाया, और फसल उगा करके और उसको बेचना है, तो किसी को ढूंढ रहा है कि कौन व्यक्ति है जो हमारे अनाज को खरीद करके जो है और ले जा करके बड़े जो है किसी दुकान पे बेच देगा। तो वो क्या करता था, जो बिचौलिया जो उससे अनाज लेता था वो जो है उससे मुनाफा कमा लेता था। अब क्या है, आप अपने अनाज उगाया और सीधे जो है जो एमएसपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, सीधे आप गवर्नमेंट को ले जा करके बेच रहे हैं, तो बीच में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा 1980s और 1990s में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, भूदान ग्राम दान। भू का मतलब होता है दोस्तों ज़मीन, और दान का मतलब होता है डोनेशन, यानी कि डोनेटिंग लैंड, यानी कि भूदान। ग्राम दान, ग्राम का मतलब हो गया विलेज, यानी कि डोनेशन ऑफ द विलेजेस। तो भूदान ग्राम दान एक मूवमेंट था जो शुरू किया गया था इन व्यक्ति के द्वारा। इनका नाम है विनोबा भावे। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने जो है विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर यानी कि स्पिरिचुअल उत्तराधिकारी अपना घोषित किया था। विनोबा भावे सत्याग्रह जो भी हो रहे थे आज़ादी के पहले, उसमें वो महात्मा गांधी के साथ पार्टिसिपेट करते थे। और महात्मा गांधी का जो एक कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज का, जिसे आज के समय के आप पंचायती राज से रिलेट कर सकते हैं, जो पंचायती सिस्टम है वही आइडिया महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज में था। तो ये जो ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, इसके बहुत बड़े फॉलोअर हुआ करते थे विनोबा भावे जी। महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो है इनका जो मैसेज था, महात्मा गांधी के जो संदेश थे, उसको लेकर के विनोबा भावे ने पूरे देश में जो है प्रचार करना शुरू किया। उनके मैसेज को पूरे देश में फैलाना शुरू किया। किस तरीके से? पद यात्रा के माध्यम से, यानी कि वो पैदल जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, और इस तरीके से उन्होंने पूरा देश घूमा कि ताकि वो महात्मा गांधी के विचारों को लोगों तक पहुँचा सके। एक बार जो है वो आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है पोचमपल्ली, एक गाँव है। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ किसान वहाँ पे ऐसे आए जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, लैंडलेस विलेजर्स थे, वो गरीब ग्रामीण थे। तो उन्होंने डिमांड किया कि उनके इकोनॉमिक वेलबींग के लिए, यानी कि उनके जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए। तो विनोबा भावे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बारे में बात करूंगा। मैं कहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो आपको ज़मीन मुहैया कराए ताकि जो है आप उस पर खेती कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
लेकिन जब ये बात वो कह रहे थे, तभी वहीं पे उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस गांव के 80 किसानों को 80 एकड़ की ज़मीन दान देने की का डिक्लेयर करता हूँ, मतलब इसकी घोषणा करता हूँ। तो रामचंद्र रेड्डी ने उसी समय अपना 80 एकड़ ज़मीन जो है वो 80 किसानों के नाम पे दान कर दिया। तो एक बहुत बड़ा उस समय स्टेप था, और इसे जो ज़मीन दान किया इसे यही बोला गया भूदान। दिस एक्ट वॉज नन एज भूदान। ये जो कार्य किया गया उनके द्वारा इसको भूदान कहा गया। बाद में विनोबा भावे जो है पूरे देश में घूमे और इस विचार को लेकर के उन्होंने इस विचार का पूरे देश में प्रचार किया। बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत गांव थे, मतलब एक तो जमींदार ऐसा है जिसके पास कुछ ज़मीन है, लेकिन बहुत सारे जमींदार ऐसे हुआ करते थे जिनके पास बहुत कई सारे गांव उनके एरिया में आते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरा गांव दान देना शुरू कर दिया, ज़मीन के साथ साथ गांव दान देना शुरू किया। तो गांव यानी कि विलेज, ठीक है ना, तो इसको बोलते थे ग्राम दान। तो भूदान में क्या किया, किसी ने कुछ ज़मीन दिया, और भूदान में और ग्राम दान में पूरा ग्राम यानी कि पूरा विलेज जो है वो दान में दे दिया गया। अब आपको ऐसा लग सकता है कि कितने दानी लोग थे, तो दो चीज़ रीजन है दोस्तों। एक तो ये हो सकता है कि उनके अंदर जो है ये भावना रही हो कि हम दान देना चाहते हैं, तो उन्होंने दान देना शुरू किया, ठीक है, ताकि लोगों का वेलबींग हो, लोगों की भलाई हो। लेकिन एक और रीजन था, वो था लैंड सीलिंग एक्ट। गवर्नमेंट के द्वारा उसी समय लैंड सीलिंग एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि कुछ ऐसे जमींदार जिनके पास बहुत जमीन की जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हो, और उसी गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, तो ऐसे किसानों से उनकी ज़मीन छीनी जाने लगी थी और वो ऐसे लोगों में बांटी जाने लगी जिनके पास ज़मीन नहीं है। इसी को बोलते थे लैंड सीलिंग एक्ट। तो बहुत सारे बड़े जो ज़मींदार थे वो इस लैंड सीलिंग एक्ट से डर करके भी जो है उन्होंने गांव और ज़मीन जो है वो दान देना शुरू कर दिया था कि गवर्नमेंट छीन ले, इससे अच्छा है कि हम जो है दान दे दें, हमारा नाम भी हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न था दोस्तों। अब ये जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था, इसमें कोई खून तो नहीं बहा, ठीक है, इसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ कि किसानों को ज़मीन पाने के लिए कोई आंदोलन करना पड़ जाए, किसी का मर्डर करना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें होती गई, बहुत ही स्मूथली। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड लेस रिवॉल्यूशन, यानी रक्तहीन क्रांति, ठीक है। तो भूदान ग्रामदान मूवमेंट को हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भूदान ग्रामदान को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है क्यों, तो आप इसको, जो मैंने अभी आपको रीजंस बताएं उसके द्वारा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो डेटा मैंने यहाँ पे अभी आपको शो किया है, ये जब मैं इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने दिखाया था। ये अप्रॉक्सीमेटली डेटा है, ये लगभग का आंकड़ा है, ये एक्यूरेट आंकड़ा जो है ये नहीं है। ये सिर्फ याद करने के लिए आपको दिया गया था कि आप इसको आसानी से याद कर सकें, क्योंकि इसमें क्या था कि 15% GDP जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, और एम्प्लॉयमेंट 45% लोगों को है, 25% एक सेकेंडरी सेक्टर, 25% एम्प्लॉयमेंट। GDP और एम्प्लॉयमेंट दोनों बराबर है सेकेंडरी सेक्टर से। टर्सरी सेक्टर में GDP 60% है और एम्प्लॉयमेंट 30% है। तो ये मैंने लगभग डेटा दिया था आपको कि ताकि आप इसको याद कर सकें। लेकिन इस डेटा को जब आप देखते हैं तो एक चीज़ आपको समझ में आता है कि एम्प्लॉयमेंट में जो है, जो प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि जिसको हम एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटी सेक्टर कहते हैं, इस सेक्टर में इंडिया का लगभग 50% यानी लगभग आधी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15% है, जो कि बहुत कम है। होना तो ऐसा चाहिए था कि अगर आधे लोग, अगर जो 50% लोग अगर GDP एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इंगेज हैं, तो 50% GDP में भी शेयर होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, 45% यानी कि लगभग 50% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट में तो हैं, लेकिन GDP में कंट्रीब्यूशन उस सेक्टर का कितना है, सिर्फ 15%, जो कि बहुत ही कम है। इसी तरीके से अगर आप ग्रोथ रेट देखें GDP का, तो 2013-14 में जो GDP थी इंडिया की वो 6.6% थी। 14-15 में 7.2% हो गया। 15-16 में 7.6% हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि GDP जो है वो बढ़ती जा रही है हर साल। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में GDP का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 13-14 का जो सेशन था उसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP 4.2% था, और 14-15 में ये घट करके माइनस में चला गया और -0.2% हो गया। फिर 15-16 ईयर में जो है ये 1.1% पे आया। तो दो कंट्री की जो GDP है वो तो 6% 7% के आसपास है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का GDP है वो कितना है, वो 1% 2% के आसपास जो है वो घूम रहा है। तो ये इतना कम GDP क्यों है, इतना जो ग्रोथ रेट जो है वो बाकी सेक्टर में अगर इतना ज़्यादा है तो एग्रीकल्चर में इतना कम क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न है दोस्तों, और उन्हीं जो कारण है जो जिसकी वजह से ये जो ग्रोथ रेट है इतना कम है, उसी को दूर करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा।
और इसमें जो बेसिकली जो एफर्ट्स थे वो थे कि एग्रीकल्चर को हमको मॉडर्नाइज करना है ताकि जो है कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। कौन से स्टेप्स? एक ICAR एक संस्था जो है वो इस्टेब्लिश की गई। ICAR का मतलब क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में शोध करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दूसरा काम क्या किया गया? वो था एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाना। बहुत सारे कृषि के बारे में जानकारी देने के लिए, कृषि के बारे में शिक्षा देने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। इसके अलावा वेटरनरी सर्विसेज, यानी कि जो पशु चिकित्सा सेवाएं हैं उसकी शुरुआत की गई। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए, यानी पशु जनन केंद्र बनाए गए। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट किया गया, यानी कि बागवानी का विकास किया गया, फल उगाना, सब्जियां उगाना, इसका विकास किया गया। और मेट्रोलॉजी और वेदर फोरकास्ट, यानी मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान जो होता है, इसके क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू किया गया ताकि जो है किसानों को अच्छी तरीके से बहुत पहले ही हम मौसम के बारे में जानकारी दे सकें ताकि वो खेती उसी के अनुसार अपना करें। तो ये जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश की गई, कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए जिससे एग्रीकल्चर जो है वो मॉडर्नाइज हो जाए। इसके अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कारखाने हैं वो लगाए गए, रोड को डेवलप किया गया। तो ये सब डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में किए गए। अब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉब्लम क्या फेस करता है उसको एक बार देख लेते हैं। समय के साथ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ में, पावर फैसिलिटीज़ में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में, रूरल रोड्स में, मार्केट्स में, मैकेनाइजेशन में यानी कि मशीनीकरण में। इन सब में जो है गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, यानी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको वो जो है धीरे धीरे समय के साथ जो है वो घटने लगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी जो देना शुरू किया था फर्टिलाइजर्स में, मैंने पहले आपको बताया, जो फर्टिलाइजर्स पे जो है सब्सिडी देना शुरू किया था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब सब्सिडी का क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे आपने सब्सिडी वर्ड उम्मीद है कि पहले सुन रखा होगा। सब्सिडी का मतलब जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 1000 रुपये और आपको वो सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको मान लीजिए वो 700 रुपये में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 300 रुपीज़ उस पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो वह 1000 रुपये की जो वस्तु है, जो 1000 रुपीज़ की जो वस्तु है, जिसके लिए आप 700 रुपये पे कर रहे हैं, 700 रुपीज़ पे कर रहे हैं, उसका बाकी जो 300 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट के द्वारा उसको पे किया जा रहा है। वो पे हो रहा है लेकिन वो आपको नहीं पे करना है। कौन उसको पे कर रहा है? वो जो अदा करने का जो तरीका है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो वैसे ही फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी बहुत सारे जो है सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे रही थी, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। और इसके वजह से जब फर्टिलाइजर्स की जब सब्सिडी जो है कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमको जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इस वजह से जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था, जो ज़मीन पे हम जो फसल उगा रहे हैं उसका जो मूल्य है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा। इसके अलावा रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी जो दूसरे देशों से हमारी सरकार जो आयात कर रही है अनाज, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका से गेहूं मंगा रहे हैं, तो अमेरिका से जब गेहूं हमारे देश में प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर हम एक टैक्स लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। उस इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गवर्नमेंट ने, समय के साथ कम करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, जब हम इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करते जाएंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उस वस्तु की मूल्य जो है, जो हमारे देश में बिकने का मूल्य है वो कम होता जाएगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो है हमको 7 रुपये किलो के हिसाब से मान लीजिए गेहूँ बेच रही है और हमारी सरकार उसके ऊपर 3 रुपये टैक्स लगा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है। तो 7 रुपये की सरकार ने बेचा, अमेरिका की सरकार ने, और 3 रुपये हमने इम्पोर्ट लगा दिया। अब उसका मूल्य कितना हो गया, एक तरीके से कहें तो 10 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इम्पोर्ट टैक्स अगर हमारी गवर्नमेंट कम कर दे, उसको 3 रुपये से घटा करके अगर मान लो 2 रुपये कर दे, ठीक है, तो 1 रुपये कम हो गया ना। जो पहले मूल्य 10 रुपये हो रहा था दोनों जोड़ करके, अब वो कितना हो जाएगा, वो 9 रुपये हो जाएगा। तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो रिड्यूस करने से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, इससे भी हमारे देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रॉब्लम हुआ। अगला है फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये इतने प्रॉब्लम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो फार्मर्स हैं वो किस खेती से जो है अपना हाथ पीछे खींचना शुरू करेंगे। वो खेती छोड़ करके कुछ और काम करना शुरू करेंगे जिसमें उनका मुनाफा हो। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, एक बार और बता देते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड
टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, यानी कि जो पोषक भोजन है, जो ऐसा भोजन है जिससे हमारे शरीर को फायदा पहुँचे, ऐसा भोजन हर व्यक्ति के लिए हर समय अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। यानी कि अवेलेबल का मतलब वो हमारे पास होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वो पहुंच में होना चाहिए, और अफोर्डेबल होना चाहिए, उसकी मूल्य इतनी होनी चाहिए कि ताकि उसको हम खरीद सकें। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम, इसे हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। अब इसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है बफर स्टॉक, दूसरा होता है पीडीएस। क्या होता है बफर स्टॉक? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट एक एमएसपी डिक्लेयर करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब उस मूल्य पे किसान क्या करते हैं, सरकार को सीधे अनाज बेचते हैं। अब उस अनाज को सरकार अपने पास बफर स्टॉक में रखती है, यानी कि उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। अब पीडीएस के थ्रू जो है उसको गवर्नमेंट जो है उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है जो मार्केट रेट पे, जो हाई रेट है उस पर वो नहीं खरीद सकते हैं। आइए एक बार पीडीएस को समझते हैं। पीडीएस का फुल फॉर्म है दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह एक प्रोग्राम है जिसके तहत फूड ग्रेन्स और कुछ अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें जो हैं सब्सिडाइज्ड प्राइस पे, सब्सिडाइज्ड प्राइस यानी कि सब्सिडी रेट पे। मैंने आपको बताया ना सब्सिडी का क्या मतलब है कि जितना उसका मूल्य है उससे कुछ मूल्य आप चुकाएंगे, कुछ मूल्य कितना कौन चुका रहा है, सरकार चुका रही है। ठीक है, तो ये क्या किया गया कि फूड ग्रेन्स और कुछ अदर एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं वो सब्सिडाइज प्राइस पे रूरल और अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाने लगा। किसको? जो ऐसे लोग हैं जो मार्केट प्राइस पे चीज़ों को खरीदने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई वो दी गई एफसीआई को, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, यानी जो किसानों से फसल को खरीदना है और उसको स्टॉक करके रखना है, ये काम किसको दिया गया? ये काम दिया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। और जो एफसीआई ने जो अनाज खरीद के अपने पास रखा है, इसको बांटने का, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम क्या था? इसको बोला गया पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत दोस्तों गवर्नमेंट जो है, मैंने आपको बताया कि एमएसपी एक डिक्लेयर करती है। एमएसपी के तहत जो है फार्मर्स जो है अपने अनाज को सीधे जो है किसान सरकार को बेच देते हैं, और फिर जो है उसको एक जगह एफसीआई के द्वारा रखा जाता है और उसको पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कंज्यूमर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है बीपीएल, दूसरा होता है एपीएल। बीपीएल का फुल फॉर्म बेलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल का फुल फॉर्म एबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर, दोनों के लिए अलग अलग मूल्य होते हैं और दोनों के लिए अलग अलग जो है सुविधाएं दी जाती हैं। अब जो है जो सब्सिडीज़ मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट इतने सारे सब्सिडीज़ दे रही हैं और भी जो सपोर्ट्स गवर्नमेंट दे रही है, उससे कुछ प्रॉब्लम जनरेट होने शुरू हुए। क्या प्रॉब्लम होने शुरू हुए उसको समझते हैं। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ देती है किस पे? एग्रीकल्चर इनपुट्स पे। जैसे कि फर्टिलाइजर्स आप खरीद रहे हैं उस पर आपको सब्सिडी मिल रही है, यानी बहुत ही कम मूल्य पे आपको मिल रहा है, उसका बाकी मूल्य सरकार पे कर रही है। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो आप एक किसान जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है खेती करने के लिए, उसको उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है। वाटर सप्लाई जो आपको दी जा रही है उसके ऊपर सब्सिडी दिया जा रहा है। तो ये जो सब्सिडी दी जा रही है इससे एक प्रॉब्लम होना शुरू क्या हुआ कि जब बहुत ही कम मूल्य पे किसानों को ये सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई तो उन्होंने इसका एक्सेस प्रयोग करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि ज़रूरत से भी ज़्यादा इसका प्रयोग करना शुरू किया। तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हमने खेतों में छिड़कना शुरू कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खेतों में पानी डालना शुरू कर दिया, और इससे प्रॉब्लम्स क्या हुए? वाटर लॉगिंग शुरू हो गया, सॉइल में सैलिनिटी बढ़ गई, यानी कि जो नमक की जो मात्रा है वो मिट्टी के अंदर वो बढ़ गई, सैलिनिटी उसकी बढ़ गई। डिप्लेशन ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी के अंदर जो बहुत ही एसेंशियल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक मतलब कहें कि लाभदायी जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो एसेंशियल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो डिप्लेट होना शुरू हो गए, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब हमने खूब पानी डालना शुरू किया तो सभी जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ज़मीन के अंदर चले गए, वो मिट्टी में फिर मिलने बंद हो गए। तो इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई। और इसके अलावा जब गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है बहुत हाई डिक्लेयर करना शुरू किया, जैसे कि गेहूं है, चावल है, इसके ऊपर जब हाई एमएसपी है यानी कि बहुत ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे किसानों ने क्या किया कि बाकी फसल छोड़ करके और देखा कि गेहूं और चावल के ऊपर बहुत ज़्यादा एमएसपी है, सरकार बहुत अच्छे रेट पे खरीद रही है, तो सब छोड़ो जो है और गेहूँ और चावल ही उगाना वो उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब है जैसे गेहूँ उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगा रहे हैं, वो
जो डाइवर्सिटी थी वो छोड़ करके और लोगों ने क्या किया कि सिर्फ वो फसल उगाना शुरू कर दिया जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एमएसपी दे रही है, बहुत ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रही है। स्पेशली जो है वीट और पैडी यानी कि गेहूँ और चावल, तो इसके ऊपर जो है एमएसपी ज़्यादा थी तो लोगों ने ज़्यादा उगाना शुरू कर दिया। और ऐसे रीजन में उगाना शुरू कर दिया जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा उगता नहीं था, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स को देखें। जैसे पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन तो होता था लेकिन पैडी का प्रोडक्शन यानी कि चावल का प्रोडक्शन, धान का प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी देना शुरू कर दिया, वाटर बहुत कम मूल्य पे, पावर सप्लाई बहुत कम मूल्य पे, और फर्टिलाइजर्स इतनी सब्सिडी मिल रही है, एमएसपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन लोगों ने क्या किया, पंजाब और हरियाणा के किसान लोगों ने उन्होंने धान की खेती भी शुरू कर दी बहुत ज़्यादा स्केल पे। इससे क्या हुआ, जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। वैसे ही महाराष्ट्र में जो है गन्ने की खेती इस समय बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो शुरू हुए क्योंकि सब्सिडीज़ और अदर सपोर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने लगी। अब एक चीज़ समझते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण जो हुआ, उसका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया है, जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रहा था इकोनॉमिक्स का उसमें भी डिस्कस किया था, सेकेंड चैप्टर जब मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ पे भी मैंने इसकी बात की चर्चा की थी। ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत समय पहले से, स्पेशली आप देखिए कई हज़ार साल पहले से जो है हमारे देश में जो है ग्लोबलाइजेशन रहा है, यानी वैश्वीकरण रहा है। हमारे वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत पहले से इंडिया में रहा है। स्पेशली आप देखिए तो कॉलोनियल पीरियड था, जब हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हुआ करते थे, जब हम कॉलोनी हुआ करते थे, उस समय जो हमारे देश के जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, कॉटन यहाँ जो प्रोडक्शन होते थे, इंडिगो का प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, इंडिगो मूवमेंट जो शुरू हुआ था, हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे देश से एक्सपोर्ट होकर के और जो दूसरे कंट्रीज थे वहाँ पे भेजे जाते थे। अब ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत स्पेशली जो है 1990s के बाद, 1990 के दशक के बाद जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो इसके बाद जो है हमारे जो देश के किसान हैं वो नई नई चैलेंजेस फेस करना शुरू करते हैं। किस तरीके से चैलेंजेस फेस करना शुरू करते हैं? अब इनको चैलेंजेस क्या फेस करने हैं कि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनको compete करना है जो दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएसए है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके जो किसान हैं, इनके जो फार्मर्स हैं, उनसे उनको compete करना पड़ेगा। अब compete में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने देश के जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे देश का किसान है, अगर वो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहा है, अगर मान लीजिए कि जो भी रेट पे सब्सिडी मिल रही है उसको, तो वो सब्सिडी का जो रेट है वो विकसित देश बहुत ज़्यादा दे देते हैं। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जैसे यूएसए, वो अपने देश के किसानों को जो है वो सैलरी भी देते हैं। तो जब इतनी सुविधाएं मिलती हैं तो वहाँ के देश के किसान को नुकसान होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि खेती करने के लिए उनको सैलरी मिल रही है। तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है और प्लस वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम लोग इंगेज हैं। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्रीज में जहाँ पे ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देना और सैलरी देना ये तो पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो किसान थे उनको दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके किसानों से कम्पीट करना पड़ा है। अब वहाँ के किसान जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ के किसान को जब सैलरी मिलने लगेगी, बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिलने लगेगी, तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम मूल्य पे जो अनाज होगी उसको सरकार को बेच देगा, और वहाँ की जो सरकार है वो हमारे देश की सरकार को बेच देगी। और हमारे देश के जो किसान हैं उनको तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिली नहीं, तो वो अपना मुनाफा सब जोड़ करके ही तो गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो अमेरिका से जो अनाज आ रहा है उसका मूल्य हमारे देश के जो किसान बेच रहे हैं सरकार को, उसके मूल्य से भी कम हो जाता है। तो इससे हमारे देश के किसानों को जो है वो नुकसान होने की संभावना रहती है। अब समझते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ये सब चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया, और इसके बहुत ज़्यादा जो केमिकल्स जो हैं जो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज करने से लैंड डिग्रेडेशन शुरू हुआ, यानी कि जो ज़मीन है उसकी क्वालिटी जो है, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी ख़राब होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या हुआ, ड्राइंग एक्वीफर्स, यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो पानी है ना, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे हमको हैंडपम्प लगाना है तो हम ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, तो वो धीरे धीरे सूखना शुरू हुआ, जो ज़मीन के अंदर पानी है वो बहुत धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। और इससे जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है हमारे देश के अंदर, वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर असर पड़ा, वो भी नष्ट होने लगी।
ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ। अब इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप केमिकल्स का यूज नहीं कीजिए और फर्टिलाइजर्स का यूज मत कीजिए, आप उन खाद का प्रयोग कीजिए जो नेचुरली जो मिल रहा है, जैसे गोबर का प्रयोग करना, ठीक है, या सड़े हुए पत्ते का प्रयोग करना। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये धीरे धीरे खराब, मतलब हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने बंद कर दिया। हमने क्या किया, हम उन केमिकल्स का यूज़ करने लगे जो फैक्ट्री से बंद करके आते थे, हमने पेस्टिसाइड यूज़ करना शुरू कर दिया, और इसने जो है जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इसके अलावा इंडियन फार्मर्स को चाहिए कि वो अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई करें। मैंने आपको बताया कि हाई एमएसपी डिक्लेयर होने से क्या हुआ, गेहूं और चावल बस इसी की उपज जो है शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये न करके कुछ और भी अलग अलग तरीके के फसल जो है उगाने चाहिए किसानों को, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे उनका इनकम भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो भी रुकेगा, कम होगा। इसके अलावा कुछ और भी फसल हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं जिनसे जो है मेडिसिन बनते हैं, ऐसे मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, यानी कि जैसे जेट्रोफा, आपने नाम सुना अगर हो तो जेट्रोफा ऐसा है जिससे बायोडीजल बनता है जो गाड़ियों में हम प्रयोग कर सकते हैं, तो एक पौधा है जेट्रोफा, जोजोबा। तो ये सब हम प्रोड्यूस करके चाहें तो और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इरिगेशन की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे राइस और शुगर केन के लिए हमको बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत पड़ती है। इन सब प्लांट्स में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे एक और फ़ायदा क्या होगा कि इंडिया में जो है वो डाइवर्सिटी बढ़ेगी। और इंडिया का जो क्लाइमेट है दोस्तों, हमारे देश की सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारे यहाँ गर्मी का मौसम भी आता है, बरसात का मौसम भी आता है, ठंडी का भी मौसम आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे देश के लिए। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ सिर्फ पूरे साल ठंडी का मौसम रहता है या पूरे साल गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हर टाइप का क्लाइमेट है। और इस तरीके से हम जो है, अगर हर टाइप का क्लाइमेट है तो डिफरेंट टाइप्स के हम क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, किसानों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये दोस्तों आज के लेक्चर में था। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज के लेक्चर में बेस्ड हैं। पहला है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को और किस नाम से, विच स्टेट इज नन एज द हार्बिंगर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो अग्रदूत हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का अग्रदूत कौन रहा है। तो ये बेसिकली दोस्तों पंजाब और हरियाणा जो स्टेट्स हैं वो जो है हार्बिंगर कहे जा सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। राइट इन अदर नेम ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, ये था फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। हु इनिशिएटेड भूदान ग्रामदान, मैंने आपको एक नाम बताया था, याद होगा आपको। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये मैंने डिस्कस किया है, बहुत सारे पॉइंट्स वाइज आप उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ये दोनों। व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, मैंने आपको एक डेटा शो कर दिया था, उसको आप बता सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स विच लेड टू द ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन, तो इसके बारे में बताइए, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन क्या था। एनालाइज एनी 5 चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया, आप इसको लिख सकते हैं। The government of India has introduced various institutional and technological reforms to improve agriculture in 1980s and 1990s, ये मैंने बेकायदे इसको 2 स्लाइड में बताया था, इसको भी आप लिख सकते हैं। The declining share of agriculture in gross domestic product, यानी कि GDP, is a matter of serious concern in India, मैंने बताया ना कि GDP में जो है एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसको आपको लिखना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।